नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, भारत के उस भौगोलिक दिल की ओर। मैं बात कर रही हूँ उन विशाल जीवनदायी मैदानों की, जो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार हैं। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि भारत का दिल आखिर बसता कहाँ है। क्या वो बड़े बड़े शहरों में है या हमारी संस्कृति में? लेकिन शायद इसका असली जवाब उस जमीन में छुपा है, वो जमीन जो पूरे देश का पेट भरती है। तो इस सफर का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि इन मैदानों की नींव कैसे पड़ी, ये बने कैसे। फिर हम चलेंगे भारत के विशाल उत्तरी मैदानों में। उसके बाद जमीन की परतों को थोड़ा और करीब से देखेंगे, उनकी बनावट को समझेंगे। फिर कहानी सुनेंगे दो बिल्कुल अलग अलग समुद्र तटों की। और आखिर में देखेंगे कि ये सब कुछ मिलकर यहाँ की जिंदगी को कैसे शक्ल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। ये इतने बड़े सपाट मैदान आखिर बने कैसे? इसका जवाब हमें लाखों साल पीछे इसके भूवैज्ञानिक इतिहास में मिलता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि मैदान या प्लेन होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो ये एक बहुत बड़ा, सपाट या हल्के ढलान वाला इलाका है। और ये बनता कैसे है? ये बनता है नदियों या समुद्र के लाए हुए मलबे यानी सेडिमेंट्स के जमा होने से। तो भारत के इन मैदानों को बनाने वाले तीन मुख्य किरदार हैं। पहला और सबसे बड़ा किरदार हिमालय से निकलने वाली नदियां। इन्होंने लाखों सालों तक ढेर सारी जलोढ़ मिट्टी, जिसे अलूवियम कहते हैं, जमा की और विशाल उत्तरी मैदान बना दिए। दूसरा किरदार है समुद्र। उसकी लहरों और ज्वार भाटे ने तटीय मैदानों को शक्ल दी। और तीसरा है वाष्पीकरण यानी इवापोरेशन की प्रक्रिया। इसी की वजह से हमें कच्छ के रण जैसे अनोखे नमकीन मैदान देखने को मिलते हैं। और ये मैदान कितने बड़े हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सिर्फ उत्तरी मैदान की ही बात करें तो उसका क्षेत्रफल करीब करीब 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। जरा सोचिए, ये इतना बड़ा है कि इसमें पूरा फ्रांस और जर्मनी एक साथ समा जाए। चलिए अब भारत के सबसे बड़े और सबसे अहम मैदान ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक सफर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। सबसे पहले पश्चिम में हमें मिलता है पंजाब हरियाणा का मैदान, 5 नदियों की धरती। और हाँ, हरित क्रांति का गढ़ भी यही है। थोड़ा और आगे बढ़ें तो बीच में आता है गंगा का विशाल मैदान, जिसे हम भारत का अन्न भंडार भी कहते हैं। और फिर बिल्कुल पूर्व में है ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो अपनी दमदार नदी, चाय के बागानों और माजुली जैसे दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीपों के लिए जाना जाता है। और इस शानदार सफर का अंत होता है दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा पर, जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर सुंदर वन का निर्माण करती हैं। वाकई में एक अद्भुत जगह। अच्छा, ये मैदान ऊपर से तो बिल्कुल सपाट दिखते हैं, है ना? लेकिन असली कहानी तो जमीन के नीचे इनकी परतों में छिपी है। तो चलिए अब जरा जूम इन करते हैं और उत्तर से दक्षिण की तरफ यानी हिमालय से दूर जाते हुए इनकी बनावट को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले हिमालय की तलहटी से सटा हुआ कंकड़ पत्थरों का एक संकरा सा इलाका है। इसे कहते हैं भाभर। यहाँ की खासियत यह है कि छोटी छोटी नदियाँ पत्थरों के नीचे गायब हो जाती हैं। फिर भाभर के ठीक दक्षिण में आता है तराई का इलाका। ये थोड़ा दलदली और नम होता है, और जो नदियां भाभर में गायब हुई थी वो यहाँ फिर से जमीन पर दिखने लगती हैं। इसके बाद आता है भांगर। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी का इलाका है, जो थोड़ा ऊंचा होता है। और आखिर में नदियों के ठीक किनारे वाला इलाका है खादर। ये हर साल बाढ़ के साथ आई नई मिट्टी से बनता है, और इसीलिए ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है, भाता भाका। तो उत्तरी मैदानों को समझने के बाद अब रुक करते हैं भारत के किनारों का, मतलब हमारे तटीय मैदानों का। और यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग तटों की कहानी देखने को मिलती है, एक पूर्वी और दूसरा पश्चिमी। और इन दोनों तटों में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि इनके बनने का तरीका ही अलग है। देखिए, जो पूर्वी तट है वो ज्यादा चौड़ा और समतल है। वजह यह है कि यहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा जैसी बड़ी बड़ी नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले धीमी हो जाती हैं और अपने साथ लाई मिट्टी फैलाकर बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी तट संकरा और ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ नर्मदा और तापी जैसी नदियाँ
तेज ढलान से उतरती हैं तो वो डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि सीधे समुद्र में मिल जाती हैं, गहरी घाटियां बनाती हैं जिन्हें हम एस्चुरी कहते हैं। और इसी वजह से पश्चिमी तट पर मुंबई और कोच्चि जैसे बेहतरीन कुदरती बंदरगाह हैं। इन बड़े तटों के भी अपने अपने स्थानीय नाम हैं, जैसे पूर्वी तट पर उड़ीसा में उत्कल कोस्ट, फिर आंध्रा कोस्ट और तमिलनाडु में कोरोमंडल कोस्ट। वैसे ही पश्चिमी तट पर गुजरात में कच्छ और काठियावाड़, महाराष्ट्र में कोंकण, कर्नाटक में कनारा और केरल में मालाबार तट है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी पहलू की। ये सारा भूगोल, ये जमीन आखिर इंसानी जिंदगी से कैसे जुड़ी है? क्योंकि ये मैदान एक तरफ तो हमें जिंदगी देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई बड़ी चुनौतियां भी खड़ी करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये मैदान हमारे देश की फूड सिक्योरिटी की रीढ़ है। आप देखिए, पंजाब हरियाणा से लेकर पश्चिमी यूपी तक का पूरा इलाका गेहूं की बेल्ट है। वहीं पूर्वी भारत और तटीय इलाकों में चावल यानी धान की खेती होती है। और सिर्फ खाने की ही नहीं, गन्ना और जूट जैसी जरूरी कैश क्रॉप्स भी तो इन्हीं मैदानों की देन है। लेकिन जैसा मैंने कहा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इन मैदानों में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। कोसी और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हर साल विनाशकारी बाढ़ लेकर आती हैं। चंबल के इलाके में मिट्टी का कटाव जमीन को बीहड़ों में बदल रहा है। तराई रीजन में वाटर लॉर्डिंग यानी जल भराव एक बड़ी समस्या है। और हमारा पूर्वी तट तो हमेशा ही चक्रवातों के खतरे में रहता है। तो चलिए, जो कुछ हमने सीखा उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला सवाल, सबसे उपजाऊ जोन कौन सा? जवाब है खादर, यानी नई जलोढ़ मिट्टी। दूसरा सवाल, कंकड़ वाली मिट्टी कौन सी है? बिल्कुल सही, वो है भांगर, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और तीसरा, डेल्टा वाला तट बनाम एस्चुरी वाला तट, इसका मतलब है पूर्वी तट बनाम पश्चिमी तट। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि भारत के मैदान देश की खेती, आबादी, उद्योग और ट्रांसपोर्ट हर चीज की रीढ़ है। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं, ये सच में भारत की जीवन रेखा हैं। नदियों को, इन मैदानों को बनाने में लाखों साल लगे, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मैदान हमारे भविष्य का बोझ उठा पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इन कीमती कुदरती खजानों को बचाने के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जरूर सोचिएगा।